Good morning students. Online classes में I welcome to all of you. Gender School and Society. आप पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, महिला सशक्तिकरण के इन हालातों को आज हम भारतीय संदर्भ में देखने के लिए जा रहे हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण किस प्रकार का है। भारत में महिलाओं के इस सशक्तिकरण को जानने से पहले हमको इतिहास पर नज़र डालनी होगी। प्रशिक्षणार्थियों, हम इतिहास उठाकर देखें तो महिलाओं को भारत में इतना सम्मान दिया गया है, उनको पूजनीय रूप में प्रस्तुत किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। वो धन का प्रतीक हैं, लक्ष्मी जी को धन का प्रतीक, सरस्वती जी को ज्ञान का प्रतीक और दुर्गा जी को शक्ति का प्रतीक और अन्नपूर्णा माँ को अन्न का प्रतीक। जब उनको इतने सुशोभित पदों से विभूषित किया गया, इतना सम्मान नारियों को कहीं और नहीं मिलता। उसी भारतीय समाज में समय बदला और समय बदलने के बाद महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। उनको घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया और वो बंधनों में जकड़ दी गई। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ जिस समाज में महिलाओं को अर्धांगिनी माना जा रहा था, उसी समाज में, उसी भारतीय समाज में महिलाओं को बंधनों में बांध दिया गया। उसके अधिकार, उसकी संपन्नता और उन सब में भी परिवर्तन आया। तो उसी परिवर्तन को जानने के लिए आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में महिला सशक्तिकरण। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं की स्थिति, ये महिलाओं के अधिकार, ये महिलाओं की संपन्नता जो आपको दिखाई गई है कि उसको ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी और अन्न की देवी और धन की देवी के रूप में जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वो समाज, काल और स्थिति के अनुसार परिवर्तित हो गई है। उसके अधिकार भी बदल गए हैं और उसकी सामाजिक स्थिति भी बदल गई है। तो ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों संदर्भों में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत महिलाओं की इस स्थिति के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, स्वतंत्रता से पूर्व भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंग्रेजी शासन की लंबी गुलामी के बाद हमको ये आज़ादी मिली। देश के तमाम धर्मों को, संस्कृतियों को
मानने वाले लोगों ने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलवाई और उस आज़ादी में समाज सुधारकों, क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो आज़ादी से पहले के जो हालात थे उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिशकालीन शासन व्यवस्था थी और स्त्रियों की दशा जो मध्यकाल में यानी मुग़ल काल के और अन्य मुस्लिम शासकों के कालों में, दिल्ली सल्तनत के कालों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी। उनको घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया। अंग्रेज़ों के आगमन से उनको चार दीवारी से मुक्त करने के लिए प्रयास होने लगे। उन्हीं प्रयासों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि विद्वानों के, समाज सुधारकों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इन समाज सुधारकों ने अंग्रेजी शासन के सामने ये ढेर सारी मांगें रखी और ढेर सारे कानूनों का निर्माण करवाया, जिनमें सती प्रथा को रोकने के लिए कानून का निर्माण किया गया, बाल विवाह को रोकने के लिए और विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए भारत के इन समाज सुधारकों ने मांग की। इन स्त्रियों की दशा को सुधारने में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों का सहयोग नहीं किया, कम किया और कुछ ही कानूनों का निर्माण किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून का निर्माण किया गया। इस प्रकार इतिहास पर नज़र डालते हैं तो आज़ादी से पहले का जो इतिहास है उसमें महिलाओं की स्थिति इस प्रकार की थी। महात्मा गांधी ने महिलाओं के अधिकारों को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रशिक्षणार्थियों, महात्मा गांधी महिला संगठन, महात्मा गांधी महिला समिति और महिला मंडलों ने अपनी अपनी भूमिका अदा की, जिसमें महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उनको जागरूक किया गया। महिलाएं जो अब तक घर की चार दीवारी के अंदर कैद थी, उन महिलाओं को उस कैद से मुक्ति इन महिला संगठनों ने, महिला समितियों ने और महात्मा गांधी महिला मंडलों ने इन महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला और शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने लगी और अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं की अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के परिणाम स्वरूप उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में भी सुधार होने लगा और महिलाएं अब थोड़ी थोड़ी शक्ति प्राप्त करने लगी।
जब उनको कुछ अधिकार मिलने की उम्मीद जागी तो वो अपने और अन्य अधिकारों को मांग करने के लिए एकत्रित होने लगी, शक्ति प्राप्त करने लगी। अब महिलाओं की शक्ति में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। तो उसी वृद्धि का परिणाम ये निकला कि 1917 में राजनीतिक क्षेत्र की मांग महिलाओं के लिए की जाने लगी कि महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, महिलाएं राजनीतिक भागीदारी निभाएं, महिलाएं राजनीति में हिस्सा लें, महिलाएं ग्राम पंचायत से लेकर और संसद तक अपनी आवाज को बुलंद रखें। प्रशिक्षणार्थियों, 1919 की इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, श्रीमती हीराबाई टाटा आदि इन समाज सुधारिकाओं ने, इन समाज सुधार करने वाली महिलाओं ने अपनी आवाज़ को रखा और मत देने के अधिकार की इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने मांग रखी। उन्नीस में ये मांग रखी गई, जिसके लिए महिलाओं ने एक विशाल जनसभा का आयोजन मुंबई में किया। तत्कालीन समय में बम्बई नाम था, तो बम्बई में ये आयोजन किया। महिला मंडलों की, महिला समितियों की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और जिसमें महिलाओं ने वोट देने का, मताधिकार का अधिकार की मांग की, मताधिकार की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1921 में महिलाओं को मताधिकार करने का अधिकार मिल गया, यानी विधानसभा में अपने मत का अधिकार उनको दे दिया गया, मताधिकार मिल गया 1921 में। ये मांग कब उठी? ये मांग उठी 1919 में इंग्लैंड की संसदीय समिति के समक्ष श्रीमती हीराबाई टाटा, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, इन महिलाओं ने ये इंग्लैंड की संसदीय समिति के सामने मांग रखी कि उनको मताधिकार का अधिकार प्रदान किया जाए, मत का अधिकार प्रदान किया जाए और वो वोट करने का अधिकार उनको 1921 में मिल गया। 1935 में महिलाओं की शक्ति में और वृद्धि की गई, उनके अधिकारों को और बढ़ाया गया और उसी का परिणाम निकला कि महिलाओं को 1941 में कैंडिडेट के रूप में किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। अब वो पार्टी की कैंडिडेट बनने लगी, पार्टी की प्रत्याशी के रूप में भूमिका अदा करने लगी। 1935 के अधिनियम के द्वारा उनके अधिकारों में वृद्धि की गई और 1941 में महिलाओं को किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान कर दिया। अब वो प्रत्याशी की भूमिका में आ चुकी थी। प्रशिक्षणार्थियों, ये था स्वतंत्रता से पूर्व के भारत की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन। अब बात चलती है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति की और महिलाओं के अधिकारों की। प्रशिक्षणार्थियों, आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया तो महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों में, उनकी संपन्नता में भी परिवर्तन आ गया। प्रशिक्षणार्थियों,
महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की राजनीतिक, महिलाओं की आर्थिक, महिलाओं की स्थिति अब बदल चुकी थी। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाने लगे और इसका सीधा दारोमदार संविधान पर जाता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हो गया। इसका सबसे अधिक लाभ महिलाओं को पहुंचाने के लिए ये लक्ष्य रखा गया कि सबसे अधिक लाभ महिलाओं को पहुंचाया जाए। तो सैद्धांतिक रूप में महिलाओं को सशक्त करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान किए गए और उसके साथ साथ उनको सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक रूप से अमली जामा पहनाया गया। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसी नीतियां, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया और उन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। सैद्धांतिक रूप में हमारे देश का संविधान यानी महिलाओं के लिए संविधान ने कुछ अधिकार निर्धारित किए। संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान किए गए और व्यवहारिक रूप में महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण किया गया, ऐसी योजनाओं का निर्माण किया गया, ऐसे कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया जिसमें महिलाओं के अधिकारों में पुरुषों के समान वृद्धि की जाए या महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकारों का प्रावधान संवैधानिक रूप से जो रखा गया था उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, सरकारी संगठनों द्वारा ये महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किए जाने लगे। यहाँ पर चर्चा का मुख्य मुद्दा है कि कैसी योजनाओं का निर्माण किया जाए जिससे कि महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाने लगा और उन योजनाओं को क्रियान्वित प्रदान करने के लिए, उन योजनाओं को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने लगे। सरकारों के ये प्रयास महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं के कर्तव्यों को उनको सौंप देने के लिए तैयार हो गई। आज देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें और देश की केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ऐसी ढेर सारी योजनाएं चला रखी हैं जिनके माध्यम से वो महिलाओं को पुरुषों के समान सशक्त बनाना चाहते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ हम जिस आज़ादी के बाद के समय की बात कर रहे हैं, उस आज़ादी के समय के बाद से महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, महिलाओं की राजनीतिक स्थिति,
महिलाओं की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है। 7.9% साक्षरता भारत में महिलाओं की 1951 की जनगणना 50-51 की जनगणना के अनुसार 7.9% महिलाएं देश में शिक्षित थी, साक्षर थी। प्रशिक्षणार्थियों, अब जब आज़ादी मिल गई तो महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों में भी परिवर्तन आने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी संगठनों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के कार्यक्रम, नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, खेल, सेवा, पुलिस, अंतरिक्ष, तकनीकी, गैर तकनीकी, परंपरागत और गैर परंपरागत, संगठित, असंगठित किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। संवैधानिक प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए या महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकारें जागरूक हो गई और इन सरकारों ने महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति में सुधार आया और उसी का परिणाम है कि 1919 की इंग्लैंड की क्रांति, वो संसदीय समिति के सामने जो मताधिकार की मांग रखी, 1921 में विधानसभा में मताधिकार करने का महिलाओं को ये अधिकार मिला और 1941 में वो प्रत्याशी बनी। इसी आज़ादी से पहले ही जो चिंगारी भड़की थी वो अब एक भयंकर ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी थी, जो शक्ति प्राप्त करने के लिए ये नन्हे नन्हे पौधे थे, ये पौधे अब वृक्ष बन चुके थे और इन वृक्षों के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, सेवा, पुलिस, अंतरिक्ष, तकनीकी, गैर तकनीकी, परंपरागत, गैर परंपरागत, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अपना परचम ही लहराया, बल्कि कार्य के साथ साथ इस कार्य को अंजाम देने के लिए वो अग्रणी भूमिका भी अदा करने वाली महिलाएं बनी। इस प्रकार भारत में महिला सशक्तिकरण में आज़ादी के बाद जो वृद्धि हुई है वो सराहनीय है, क्योंकि देश की आज़ादी में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाया, तो इससे भी वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुई और अब वो शक्ति उनमें आने लगी। प्रशिक्षणार्थियों, इस प्रकार भारत में महिला सशक्तिकरण को आप देख सकते हैं कि जो आज़ादी से पहले के हालात बन रहे थे और आज़ादी के बाद जो हालातों में परिवर्तन आया है, उस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है हमारे संविधान को। हमारे संविधान ने महिलाओं को वो अधिकार
महिलाओं को वो कर्तव्य सौंपे हैं जिससे कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठ खड़ी हुई हैं। आज एग्जाम्पल आपको दिया गया है, समाज सेविका के रूप में हो, मेधा पाटेकर, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, बहन कुमारी मायावती, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, श्रीमती वसुंधरा राजे, सुश्री जयललिता, स्वर्गीय जयललिता, प्रियंका बढेरा, श्रीमती स्मृति ईरानी, ममता बनर्जी, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में परचम ही नहीं लहराया बल्कि राजनीतिक रूप से महिलाओं के लिए ये क्रांतिकारी महिला सिद्ध हुई। ये महिला राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी महिलाएं हैं। इन महिलाओं और इन सबसे बड़ा नाम राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली महिला श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इन महिलाओं को मौके मिले, इन्होंने इन क्षेत्रों में कार्य किया और अंजाम दिया, अपने कार्य को बेहतरीन ढंग से अपनी पारी खेली और उस राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया। प्रशिक्षणार्थियों, खेल के क्षेत्र में बात चलती है। पीटी उषा उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं। साइना इब्राहिम, सुनीता विलियम्स, ऐसे नाम हैं जिनको सानिया मिर्जा, मैं समझता हूँ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनको पहचान मिली है। प्रशिक्षणार्थियों, इन विभिन्न चाहे खेल हों, चाहे पुलिस अधिकारी के रूप में किरण बेदी हों, ये ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे अंतरिक्ष में कल्पना चावला हों, हमारे देश का नाम इन महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में रोशन किया है। चाहे वो संगठित क्षेत्र हो या गैर संगठित क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपने कार्य को बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया और वहाँ अग्रणी रूप से अपनी भूमिका अदा की। इस प्रकार भारत के संविधान ने जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए, उन अधिकारों को मिलने पर, वो मौका आने पर उन्होंने अपनी छवि को अग्रणी भूमिका में अदा किया, या जो भी उनको अवसर प्रदान किए गए उन अवसरों का उन महिलाओं ने भरपूर लाभ उठाया और अपने आप को सशक्त किया। तो भारत में महिला सशक्तिकरण आज़ादी के बाद आप देखते हैं कि महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि हुई है और महिलाएं अपने आप को सशक्त कर पाई हैं। उसके लिए प्रावधान दो ही हैं, कानूनी प्रावधान और वैधानिक। मैं समझता हूँ मेरा पाठ यहीं पर खत्म हुआ। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू।